अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। साहब, ना तो मैं झूठ बोलती हूँ और ना ही मुझे आपके पैसों की कोई भी लालच है। अरे बस 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 करो यार, बस करो। हाथ जोड़ दिए मैंने, और क्या चाहिए तुम्हें? एक और झूठ बोलना चाहती हो? ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें आराधना। साहब, आप मुझे तुम्हें मालूम था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकता। और तुमने झूठ का अंबार खड़ा कर दिया। ये है ना तुम्हारा पति? साहब, आपने ही मुझसे कहा था कि पति का चेहरा बताओ, तो क्या बताती, कैसे बताती? एक और झूठ बोलती, वही करती आई हो ना तुम। अरे जितना झूठ किसी ने दुनिया में मुझसे बोला नहीं होगा, जितना मैंने सुना नहीं होगा, उतना तो तुम एक दिन में बोल देती हो। चलो मान लिया, तुम मेरे बच्चे की सरोगेट मदर थी। तुम मुझे झूठ बोलकर मेरे साथ बरेली क्यों आई? जहां मिली थी ये बात वहीं पर भी कर सकती थी ना मेरे साथ। तुमने कहा था कि बरेली में तुम्हें अपने पति को ढूंढना है, ये भी झूठ था। तुमने कहा था कि तुम इसकी मां हो, लेकिन तुम शादीशुदा नहीं हो, ये भी झूठ था। जो भी तुमने कहा है वो सब झूठ था आराधना। तुम मेरी वाइफ को मुंबई में मिली थी। पापा ने मुझे दामिनी जी से भी मिलाया था विसर्जन के दिन घाट पर। तुम मुझे भी मुंबई में मिली थी ना? आनंद सदन वहां काम करती हो ना तुम, कि वो भी भूल गए? वहां पे तुमने कादम्बरी से पता लगाया कि मैं और मेरी वाइफ की सरोगेसी फेल हो चुकी है, और तुमने उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया। और तुम्हें लगा कि ये इंसान है जो अमीर और बेहद बेवकूफ है, इसको अपने फायदे के लिए मैं आसानी से ठग सकती हूँ, है ना? हाँ साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे सच्चाई छिपाई है, और अब अगर चाह रही हैं तो इसे झूठ कह लीजिए, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है साहब। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा सच ये है कि मैं आपकी और दामिनी जी के लिए सरोगेट माँ बनी थी, और ये बच्चा आपका और दामिनी जी का है, और ये सच कभी नहीं बदलने वाला साहब। बस, मुझे तुम्हारे सच और झूठ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता है कि इतनी सच्ची आंखों के पीछे इतना झूठ और फरेब छिपा है। प्रिटी आईज, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, गर्ल विद द प्रिटी आईज। कल सुबह होते ही अपना झूठ और अपने बच्चे को लेके मेरे घर से निकल जाना है, और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए तुम्हें पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी के किए की सजा उसे भुगतनी पड़े। माधव जी, कहाँ हैं आप? आ गए हैं तो आज आपसे अपनी बातें कहकर ही जाएंगे। अरे वाह, क्या कमरा है! मतलब इसके आगे 5 स्टार होटल के रूम भी फेल है।
ज्वेलरी तो देखो जरा। अरे रानी यार, साड़ी, और ये साड़ियाँ, बस एक बार हमारी शादी माधव जी से हो जाए, फिर तो ये दामनी जी के महंगे महंगे गहने और ये साड़ियाँ, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। वाह सिंपल, तेरी तो लॉटरी लग गई। माधव जी आप आ गए। ओ हेलो। क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुझे किसी ने ऐसे देख लिया ना तो पक्का कुछ ना कुछ हो जाएगा। तू चल यहाँ से। क्या कर रही है तू यहाँ? मैं नहीं चाह रही। मैं तो अपनी शादी के सपने देख रही थी और आपने सुहाग रात से पहले मेरे सपने को। तुझे सुहागरात के सपने ही देखने हैं ना तो अपने कमरे में चल के देख, बड़े भैया के कमरे में नहीं। चल चल बेवकूफ लग। भगवान, जेठानी पागल है क्या? ये गहने क्यों पहन रखे तूने जेठानी जी के? हाँ, बड़े भैया ने अगर तुझे इन गहनों के साथ देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। बेवकूफ लड़की, जेठानी जी के गहने पहन कर बैठी है। स्टूपिड। ये तो मेरी है ना। सुनो पहले मेरी बात। कल घर में सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, तो मैंने सोचा आज किसी भी तरह उनको अपने हुस्न के जाल में फंसा कर, उन्हें अपने प्यार में गिरा कर किसी भी तरीके से उस मंडप में बैठ जाऊं, उनके साथ साथ फेरे ले लूं, बस। वाह, पागल हो गई है। बड़े भैया को क्या समझ के रखा है तूने? और अगर उन्होंने तुझे ऐसे देख लिया ना तो प्यार में गिरने का तो पता नहीं, पर तुझे गाड़ी में बिठाकर तेरे घर तक जरूर गिरा कर आएंगे वो। और जिस सामूहिक विवाह में तू बैठने के सपने देख रही है ना, वो सामूहिक विवाह भारद्वाज फैमिली हर साल गरीब जरूरतमंद लड़के लड़कियों के लिए खुद से आयोजित करता है, समझी? तू चल यहाँ से। दीदू, इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आराधना और बड़े भैया दोनों इस घर से गायब है। गायब है? हाँ, मतलब? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आराधना को बाहर जाते हुए देखा था। बड़े भैया, चलो। हाँ। ये 1.5 फुटिया यहाँ भी? तुम चुप कर। ये दोनों इस वक्त एक साथ घर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है दोनों एक ही जगह से वापस आ रहे हैं। वाह, मैंने कहा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो प्रहलाद की बुआ होलिका से भी ज्यादा खतरनाक हो उस विनायक के लिए। क्या चाल चली तुमने तो गेम ही पलट दिया। You are the best। इतने दिनों से उस लड़की आराधना को इस घर से हम बाहर फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और हम नाकाम रहे। इस बात को लेकर हम बहुत ही परेशान थे, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि एक ना एक दिन यह आराधना माधव को सच जरूर बता देगी और उस दिन इस घर में एक ऐसा तूफान आएगा जो हमारे सारे सपनों को। तो हमने सोचा तूफान का इंतजार क्यों करें, चलो ये तूफान हम ही लाते हैं और इसका जितना हो सके फायदा हम उठाएंगे। इसलिए हमने माधव को एक सच बोला, आराधना का सच। घर में ही कहीं अंदर मिलने के लिए थोड़ा संकोच हो रहा था मुझे, तो बाहर गार्डन में मिल सकते हैं। माधव, क्या बात है दीदी, आप इस वक्त और
छुपा रही हैं? क्या हुआ? सब ठीक है? हमारे साथ हुए बहुत बड़े धोखे का सबूत। कैसा सबूत? इतिहास गवाह है माधव, झूठ बड़ी आसानी से बिक जाता है, लेकिन सच्चाई को बार बार सबूत देने की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन ये तो आराधना का पति है ना? ये कोई आराधना का पति नहीं है। ये तस्वीर एक पुराने मराठी एक्टर की है। ये क्या बोल रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये आराधना ने तो मुझे कहा कि आराधना ने तुमसे क्या कहा अब ये मायने नहीं रखता। उसने तुमसे एक फर्जी तस्वीर बनवाई है जिसका सबूत तुम्हारे सामने है, लेकिन उस लड़की को पहचानने के लिए हमें कभी भी किसी भी सबूत की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस दिन तुम उस लड़की को इस घर के अंदर लेकर आए ना, उसी दिन वो लड़की हमारे शक के दायरे में आ गई थी। लेकिन दीदी, सच और सबूत से ज्यादा ये जरूरी है उसने ऐसा किया क्यों? क्यों किया? क्यों किया इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आने के बाद उसने क्या क्या किया। पहले ही दिन उसने तुमसे झूठ कहा। तुम दिल के बहुत अच्छे हो माधव, तुमने उसका दुख देखा, दर्द देखा, उसकी मजबूरी देखी, लेकिन उसके सच को तुमने अनदेखा कर दिया। याद है ना, उस लड़की ने आते ही पहले दिन तुमसे यही झूठ बोला था कि वो इस शहर में अपने पति की तलाश में आई है। लेकिन दीदी, हाँ, उसके बाद हुआ क्या? झूठ की लड़ियां और कुछ नहीं। माधव, हम ये नहीं जानते कि अपनी सफाई में उस लड़की ने तुम्हें कौन सी नई कहानी सुनाई, लेकिन सच बात तो ये है कि उसका कोई पति नहीं है। ले दे के मुंबई में कोई वो 2 टके का गुंडा, क्या नाम है उसका, हाँ विलास, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड या यार बोलती है, हमें नहीं पता, लेकिन वो भी इस बच्चे का बाप नहीं है। अगर वो भी इस बच्चे का बाप नहीं है तो फिर इस बच्चे का बाप कौन है? हाँ, कौन? तुमने भी यही सवाल पूछा होगा ना उससे, और जवाब में आराधना ने यही कहा होगा कि जाकर तलाश करो उस इंसान को जिसके बारे में वो खुद कुछ नहीं जानती थी, ना उसका नाम, पता, नंबर कुछ नहीं पता था। लेकिन जब तुमने तस्वीर बनाने की बात कही, तब उसने एक पुराने मराठी एक्टर का हुलिया बता दिया, वो आदमी जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता था। इतने धोखे, इतने झूठ, इतने फरेब क्यों माधव, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अब वो तुमसे ये कहना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कोई और नहीं, तुम हो। तुम माधव दास भारद्वाज। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, नो, नेवर। पर हमने सोचा, गौर से सोचा, वो आराधना मुंबई की लड़की थी। 1 साल पहले वो तुम्हें और दामिनी को मुंबई में मिली थी, और उसने हमसे ये भी कहा कि वो आनंद सदन में काम करती थी और उस नालायक कादम्बरी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसका मतलब यही हुआ ना कि उसे सब कुछ पता था। तो जाहिर सी बात है कि उसे ये भी पता चल गया होगा कि तुम और दामिनी सरोगेट कैंडिडेट की तलाश में मुंबई गए थे। 1 साल बाद यूं ही राह चलते बदायूं में वो तुमसे मिल गई और फिर तुम उसे लेकर यहाँ बरेली आ गए। अब ये सब कुछ कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, और ना ही ये संजोग है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है। अपने बच्चे को तुम्हारा बच्चा बताकर वो तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अगर यही उसका इरादा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस आलीशान घर में वो अपनी जगह तलाश कर रही है
तो फिर भगवान ही मालिक है। देखिए दीदी, ये जरा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दामिनी और मेरी सरगसी जब कंप्लीट ही नहीं हुई तो फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? कहानियां बनाने में तो वो मास्टर है ही। माधव, पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसकी बात तुम बड़ी आसानी से मान लेते हो। मान लो, अगर कल को वो ये बताती है कि तुम्हारे बच्चे की सरगसी मां वो है और वो बच्चा तुम्हारा है, तब तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे तुम? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दामिनी इतनी बड़ी बात तुम्हें ना बताए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि जहां तक हमें पता है, दामिनी कोई भी बात तुमसे नहीं छुपाती थी। कुछ नहीं छुपा सकती थी। वही तो हम कह रहे हैं कि सरगसी जैसी इतनी बड़ी बात वो तुमसे कैसे छुपाएगी। चलो मान लेते हैं कि ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आराधना दामिनी के जाने के बाद यहाँ आई क्यों नहीं? बच्चा पैदा करने से पहले वो तुमसे मिली क्यों नहीं? 14 महीने का इंतजार उसने क्यों किया? क्यों? सच बात तो यह है माधव कि उसे सब कुछ पता था, सब कुछ। उसने एक प्लान बनाया है और यहाँ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। जो सच आराधना नहीं बोल पाई माधव को, वो सच हमने बता दिया, लेकिन अपने तरीके से। उस सच में थोड़ा सा फरेब का तड़का डालकर उसे और मसालेदार बना दिया हमने। एक ऐसा झूठ जिसके सामने आराधना का सब भी सच फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा झूठ उसके हर सच पर भारी पड़ेगा। अब तुम यही सोच रहे होंगे कि यकीन के साथ हम इतनी बातें कैसे कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि हमने आराधना को किसी से बात करते हुए सुना था, और वो कह रही थी कि एक बड़े रईस आदमी के घर में उसने अपना अड्डा जमा लिया है। दामिनी और साहब ये दोनों मिले थे मुझे 1 साल पहले मुंबई में, जब वो मुंबई आए थे सरगेट कैंडिडेट की तलाश में। और फिर अचानक दामिनी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई। और कादम्बरी ने भी उसे ये बताया है कि उसकी तो सरगसी हो ही नहीं पाई। तो अब मैं अपने इस नाजायज बच्चे को दामिनी और माधव के सरगसी से पैदा हुआ बच्चा बोलकर माधव को दे दूंगी, और उसके बाद मैं उसके साथ इस घर में सेट हो जाऊंगी। माधव, बस अब और नहीं। अब कोई फरेब ना हो। खुद को और हम सबको उस लड़की की बदनियती से बचा लो। अब और नहीं। क्या ये सब सच है दीदी? क्या ये सब सच है? माफ करना माधव, लेकिन हाँ, यही सच है। अगर माधव को सच बोलने के इतने सारे मौके वो नहीं गवाती, तो हम ये सच माधव को कभी बता ही नहीं पाते। क्योंकि इंसान की यही फितरत है कि सच्चाई सामने आने से पहले अगर आने वाले सच को उस इंसान के सामने पेश किया जाए, तो वो इंसान सबसे पहले उसी सच पर विश्वास करेगा। और इस केस में वो सच हमने ही बोला। कल आराधना इस घर से अपने चिराग समेत फेंक दी जाएगी। और सुबह का इंतजार हमें बेसब्री से होगा। मेनका, ये जंग तुम जीत गई हो। यू आर द बेस्ट।
भगवान और किस्मत के भरोसे वही लोग बैठते हैं जो खुद अपनी किस्मत नहीं लिख सकते। लेकिन हम तो बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और दूसरों का नसीब भी। हम तुम्हें सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। हमारे रास्ते का कांटा यानी कि आराधना, उस लड़की को हमने हमारे रास्ते से हटा दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। और अगर हमारा ये कांटा तुम्हारे लिए फूल है तो पकड़ लो उसे। ये फूल कांटा वगैरह बराबर है। तू है कौन? तुम्हारी शुभ चिंतक, वही शुभ चिंतक जिसके कहने पर तुम मुंबई से बरेली आए हो। अच्छा, एक बात बता मेरे को, इतना उपकार क्यों कर रही है तू मेरे पे? क्या फायदा है तेरा? हमारे फायदे के बारे में मत सोच, अपने फायदे के बारे में सोच। आराधना कल इस घर से निकल रही है, वो भी बिल्कुल अकेली। कल जब वो लड़की घर से बाहर निकलेगी तो आराधना और उसके बेटे को लेकर तुम यहाँ से भाग जाओ मुंबई। और सुनो, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार तुम कभी बच नहीं पाओगे। घर के बाहर जो गेट है ना, वहां एक एम्बुलेंस में तुम आराधना का इंतजार करोगे। और जैसे ही वो लड़की अपने बेटे को लेकर बाहर निकलेगी ना, तुम उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दो, ताकि उसके चीखने और पुकारने की आवाज कोई भी न सुने। इस शहर से तुम्हें बाहर निकालने का इंतजाम हमने कर दिया है। ठीक है, मैं उसको इस शहर से लेके चला जाएगा। चिच्ची, क्या आराधना अचानक कहीं जा रही है क्या? अचानक से आए झोंके इसी तरह अचानक से चले भी जाते हैं। आराधना का असली चेहरा उसके सामने आ गया, इसलिए अब वो खुद इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल रहा है।